पहली खबर जो हम आपको बताएंगे वो होगी पुलिस का हाथ खोलने के मायने समझिए। दूसरी खबर आपको बताएंगे फाइल लटकाओगे तो लटक जाओगे, मायने आपको समझाएंगे। सड़क पर नमाज, यूपी में घमासान, ये खबर भी आपको बताएंगे। और चौथी खबर हम आपको समझाएंगे झारखंड के भाषा विवाद को समझिए। तो शुरुआत सबसे पहले बिहार में अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त एक्शन वाले संदेश का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। लगातार अपराधियों का एनकाउंटर जारी है। आज सुबह भी पटना और सिवान में 2 एनकाउंटर के बाद अपराधियों में खलबली मच गई, क्योंकि पुलिस बदमाशों को अब उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। संदेश साफ है, बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ना पड़ेगा, वरना खानी होगी पुलिस की गोली। ये रिपोर्ट देखे फिर खबर तो समझिए। इसलिए मैंने स्पष्ट तौर पर बिहार के पुलिस के हाथों को खोला है कि बिहार में कोई दूसरा व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सके। सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ क्या खोले, बिहार पुलिस अधिकारियों को उनकी ही भाषा में जवाब देने लगी। क्रिमिनल्स की गोली का जवाब पुलिस के जवान गोली से दे रहे हैं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं। पटना में शिक्षक से लूटकांड के आरोपी को पकड़ने के दौरान एनकाउंटर हुआ। बताया जाता है कि अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी। तभी आरोपी संदीप और उसके साथी प्रिंस ने पुलिस पर ही फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां दागी। अपराधी संदीप को एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जबकि उसका दूसरा साथी प्रिंस भी अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि बीते 13 मई को अपराधियों ने भागवत नगर थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर शिक्षक शंभू कुमार को गोली मार दी थी। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, इसमें सुबह में जो व्यक्ति जा रहे थे मोटरसाइकिल से, उनसे छिनतई के क्रम में गोली चला दिया था। उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे थे और वो नशा के आदी भी थे, नशा करने के क्रम में भी आए हुए थे, उनका हथियार था। पुलिस के जब उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जो पुलिस की गाड़ी के शीशा में लगा है। जाके कंट्रोल फायरिंग किया गया जो उनके पैर में लगा, और उसके बाद उनको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। जो दूसरा व्यक्ति सम्मिलित था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। वहीं सिवान के मैरवा में जेवर लूटकांड के आरोपी अंकित कुमार का भी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल लाया गया। फिर डॉक्टरों ने उसे पटना IGIMS रेफर कर दिया है। सिवान एसपी ने बताया कि आरोपी पिछले सप्ताह जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर में भी ज्वेलरी लूटकांड में शामिल था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रहे हैं, जिसका असर जमीन पर साफ दिख रहा है। बिहार में पिछले करीब 1 महीने में 8 एनकाउंटर हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज और धर्मेंद्र और सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ फिर रिपोर्ट। देखिए, बिहार में अब सीएम सम्राट चौधरी ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। हम आपको अब पूरी खबर समझाते हैं। पुलिस का हाथ खोलने के मायने अब आप समझिए। तो इसके मायने ये हैं कि अब पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की पूरी छूट सरकार ने दे रखी है। इसके साथ ही गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा, ये भी क्लियर हो गया है। अपराध करोगे तो सख्त कार्रवाई होगी, ये बात भी साफ हो चुकी है। जो भाषा अपराधी समझेंगे उसी भाषा में पुलिस अपराधियों को जवाब देगी, ये सख्त संदेश है। अपराधियों के खिलाफ सख्ती की छूट दे दी गई है, यानी कि बिना रोक टोक सख्त कदम पुलिस उठा सकती है। अब पुलिस का हाथ खोलने के बाद 26 दिन में 8 एनकाउंटर हुए हैं। कब, कहां, किसका और क्यों एनकाउंटर हुआ है, आइए आपको समझाते हैं। शुरुआत सबसे पहले 22 अप्रैल से करते हैं। 22 अप्रैल को पटना में दिलीप कुमार का हाफ एनकाउंटर हुआ, जो 20 लाख का जेवर लूटकांड का आरोपी है। 26 अप्रैल की तारीख नवादा में मिंटू यादव के पैर में गोली मारी गई। अनिल मिस्त्री हत्याकांड का आरोपी है मिंटू यादव। 29 अप्रैल की तारीख को भागलपुर में एनकाउंटर में रामधनी यादव ढेर कर दिया गया। रामधनी सुल्तानगंज नगर परिषद के ईओयू हत्याकांड का मुख्य आरोपी था।
फिर 30 अप्रैल को सिवान में अपराधी छोटू यादव ढेर किया गया। बीजेपी नेता के भांजे की हत्या का मामला है। 3 मई को सिवान में अपराधी सोनू यादव ढेर किया गया। बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग की थी। 13 मई को बेटा में शूटर विदेशी राय का हाफ एनकाउंटर हुआ, जो जमीन कारोबारी अंजनी सिंह हत्याकांड का आरोपी है। फिर 18 मई को सिवान में अंकित कुमार सिंह के पैर में गोली मारी गई। मैरवा में ज्वेलरी लूटकांड में ये शामिल था। इसके बाद 18 मई की तारीख पटना में अपराधी संदीप उर्फ बादल घायल हुआ है। शिक्षक को गोली मारने का इस पर आरोप है। यानी अब ये कि पुलिस को अब जब खुली छूट मिल गई है तो उसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। सीएम सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में अफसरों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि जनता की समस्या का समाधान हर हाल में 30 दिन में करना होगा। नहीं हुआ तो 31वें दिन अधिकारी खुद ब खुद निलंबित कर दिए जाएंगे। मतलब फाइल लटकाओगे तो खुद लटक जाओगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय उसको निलंबित करने का काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर पर पहले दिन से सख्त सम्राट सरकार में लापरवाह और सुस्त अफसरों की भी खैर नहीं है। 22 दिन के अंदर सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दूसरी बार बेहद सख्त संदेश दिया है और सहयोग कार्यक्रम में स्पष्ट निर्देश दिया गया कि आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 26 अप्रैल को मुंगेर की धरती से सीएम सम्राट ने लेट लतीफी पर पहली बार कड़ा संदेश दिया था। 1 महीने से अधिक कोई भी पदाधिकारी यदि फाइल अपने पास रखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने का काम करेगा। अब एक बार फिर सोमवार को सीएम सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में अफसरों को बता दिया कि जनता की समस्या का समाधान हर हाल में 30 दिन में करना होगा। नहीं हुआ तो 31वें दिन वो अधिकारी खुद ब खुद निलंबित कर दिया जाएगा। जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा। सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि फाइलों को अटकाना और भटकाना बंद करें। 19 मई यानी मंगलवार से सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। उसके पहले सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि फाइल लटकाओगे तो लटक जाओगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सीएम सम्राट चौधरी ने अब ये संदेश अधिकारियों को भी दे दिया है कि फाइल अगर आप लटकाओगे तो खुद लटक जाओगे। अब हम आपको पूरी खबर समझाते हैं। फाइल लटकाओगे तो लटक जाओगे के मायने अब आप समझिए। सीएम सम्राट का सख्त संदेश है कि डेडलाइन के अंदर ही आपको काम करना होगा। फाइल अगर लटकाई तो आप पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने 30 दिन की डेडलाइन दी है। 31वें दिन सीधा सस्पेंड की टाइमलाइन समझिए। कब क्या होगा तो आवेदन के 10 दिन के बाद पहला नोटिस जारी होगा। मतलब जब आवेदन दे दिया गया उसके बाद 10 दिन में क्या हुआ है इसे लेकर के पहला नोटिस जारी होगा। 20 दिन के बाद निपटारे के लिए दूसरा नोटिस अधिकारियों को भेजा जाएगा कि काम जल्दी निपटाना है, पेंडिंग नहीं रखना है। इसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 25 दिन के बाद तीसरा नोटिस अधिकारियों को दिया जाएगा। उसके बाद 30वें दिन निपटारा नहीं होने पर अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी। 31वें दिन जिम्मेदार अधिकारी पर गाज गिरेगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वतः निलंबन हो जाएगा। अब फाइल लटकाओगे तो लटक जाओगे के मायने आप समझिए। देखिए, सरकारी बाबुओं की लाल फीता शाही बिहार में अब नहीं चलेगी। फाइल लटकाना और भटकाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 30 दिन की डेडलाइन दी गई है, काम नहीं होता है 31वें दिन सीधे सस्पेंड कर दिए जाएंगे। अब आप इस खबर को समझिए। फाइल लटकाने वाले अधिकारियों को सीएम सम्राट क्यों बड़ा और सख्त संदेश देना चाहते हैं? तो फाइल लटकाने वाले अधिकारियों को सीएम सम्राट का साफ संदेश है, समय सीमा के भीतर आपको काम करना होगा। यानी कि जनता को परेशान आप नहीं करेंगे,
समय सीमा के भीतर आपको काम करना होगा, जनता को दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े, अधिकारी फाइल ना लटकाएं, 1 महीने से ज्यादा समय किसी भी काम में ना लगे। अधिकारियों पर अब सीएमओ की नजर भी होगी, जो भी अधिकारी फाइल लटकाएंगे उन पर सीधे कार्रवाई होगी। अब यह भी समझना जरूरी है कि आखिर अधिकारी फाइल क्यों लटकाते हैं, जिसको लेकर सीएम को इतना सख्त संदेश देना पड़ा। तो आप खबर समझिए, अधिकारी क्यों लटकाते हैं फाइल, तो लाल फीताशाही है और भ्रष्टाचार की वजह से। अब यह भी समझ लीजिए, बड़े अधिकारियों को फाइल लटकाना होता है तो वो क्या लिखते हैं, तो वो लिख देते हैं विमर्श, और जैसे ही विमर्श उन्होंने लिखा उसके बाद वो फाइल जो है वो विचार में ही चली जाती है, विमर्श में ही चली जाती है और फिर वो फाइल अटक जाती है। लेकिन अब सीएम सम्राट का सख्त संदेश है, जल्द से जल्द काम निपटाना है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर। सड़क पर नमाज को लेकर सीएम योगी ने कड़ा आदेश दे दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका भी अपनाएंगे। वहीं सीएम के कड़े आदेश पर मौलाना ने एतराज जताया, जबकि हिंदू धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ खड़े दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी, नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये बयान दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं, सड़क चलने के लिए। योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कानून का राज सबके लिए समान है, सड़क चलने के लिए होती है, हम सड़क को बाधित नहीं होने देंगे। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। सीएम योगी के बयान पर बयानबाजी भी तेज हो गई। नेताओं के साथ साथ कई धर्मगुरु भी इस मामले में कूद पड़े हैं। मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी ने जहां सीएम योगी की भाषा पर ऐतराज जताया है, वहीं मौलाना मुफ्ती अब्दुल्लाह नदवी का कहना है कि जब कांवड़ियों के लिए सड़क खाली रखी जा सकती है तो फिर नमाजियों के लिए क्यों नहीं। वहीं संत समाज का कहना है कि वो सीएम योगी के बयान का समर्थन करते हैं। हालांकि नमाज पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि सड़क रोकने का अधिकार किसी को नहीं है, जहां जिसका स्थल होगा उसे वहीं जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप पूरी खबर समझिए, सड़क पर नमाज और यूपी में घमासान आखिर क्यों मचा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद यह घमासान शुरू हो गया। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया, जिसके बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है। आइए समझते हैं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान क्या है। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, सड़क रोककर धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कहा गया है कि सड़क रोक करके ये करना सही नहीं है, क्योंकि सड़क जो है वो चलने के लिए होती है, यातायात के लिए है। ऐसे में ज्यादा संख्या में अगर आप हैं तो आप शिफ्ट में नमाज पढ़िए, जहां जिसका स्थल होगा उसे वहीं जाना होगा। अब योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका भी अपनाया जाएगा। सड़क पर नमाज के बाद यूपी में घमासान अब तेज है। समाजवादी पार्टी और AIMIM के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव की वजह से धार्मिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी और हिंदू धर्म गुरु योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर की राय इनसे थोड़ी अलग है। जैसे मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, शरीयत भी सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं देती, जरूरत हो तो मस्जिदों में शिफ्ट में नमाज पढ़ी जा सकती है। जबकि मौलाना मुफ्ती अब्दुल्लाह नदवी का कहना है कि कांवड़ियों के लिए सड़क खाली रखी जा सकती है तो नमाजियों के लिए क्यों नहीं।
हालांकि अब इसको लेकर के पूरी बहस छिड़ गई है और राजनीतिक बयानबाजी के साथ साथ मौलानाओं की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। जेटेट को लेकर झारखंड में बवाल मचा हुआ है। नई भाषा नीति पर सरकार अब घिरती भी नजर आ रही है। कहीं छात्रों का विरोध, कहीं संगठन का प्रदर्शन और अब मंत्री समूह की बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। सवाल यह है कि आखिर जेटेट भाषा विवाद का अंत कब होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जेटीईटी में नई भाषाओं को शामिल करने को लेकर सरकार लगातार दबाव में है। भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी भाषाओं को लेकर अलग अलग संगठनों की मांग तेज है। वहीं कई आदिवासी और क्षेत्रीय संगठन सिर्फ झारखंडी भाषाओं को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। मंत्री समूह की पहली बैठक में लंबी चर्चा तो हुई, लेकिन किसी भी भाषा को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद अधिकारियों को जिलावार भाषा उपयोग और पुराने रिकॉर्ड से जुड़े दस्तावेज तैयार करने का निर्देश दिया गया। अब सरकार की नजर अगली बैठक पर है, जहां नई भाषा सूची को लेकर फैसला हो सकता है। लेकिन इस बीच अभ्यर्थियों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भाषा विवाद के कारण पहले भी जेटीईटी प्रक्रिया प्रभावित हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार कमेटी चाहती है कि उसका निर्णय जल्द कैबिनेट में भेजा जाए और उस पर मुहर लग सके। ये तो समय ही बताएगा कि ये विवाद कब खत्म होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आपको पूरी खबर समझाते हैं। झारखंड के भाषा विवाद को अब आप समझिए। देखिए, जेटेट 2026 की नई नियमावली में कई क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, जैसे कि भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका जैसी भाषा सूची में शामिल नहीं है। पलामू, गढ़वा और संताल परगना के इलाकों में इसका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि इन इलाकों में बड़ी संख्या में जो लोग हैं इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यही भाषाएं बोलते हैं। सरकार का यहां तर्क है कि ये भाषाएं मुख्य रूप से बिहार में प्रचलित हैं। इन्हें झारखंड की क्षेत्रीय भाषा सूची में सीमित रखा गया। झारखंड की अपनी आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षण की जरूरत है। स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देना नीति का हिस्सा है। तो विपक्ष ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी का सरकार पर भाषाई भेदभाव का आरोप है। बंगला और उड़िया को सीमावर्ती जिलों में मान्यता दी जा सकती है, भोजपुरी और मगही को क्यों नहीं दी जा सकती, ये सवाल पूछा जा रहा है। कुछ मंत्रियों ने भी नियमावली पर सवाल उठाए हैं, जैसे कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मंत्री दीपिका पांडे ने कैबिनेट में इस मुद्दे को उठाया। भाषा सूची की समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने 5 मंत्रियों की कमेटी बना दी है। पहली बैठक जो है वो बेनतीजा निकली। अब सबकी नजर अगली बैठक पर है कि अगली बैठक होती है तो क्या इस पर फैसला सामने आता है। बढ़ते आगे। भीषण गर्मी के बीच ट्रेनों में बढ़ती अगलगी की घटनाओं ने रेलवे की सेफ्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले 2 दिन में 2 ट्रेन की बोगियां अचानक धू-धू कर जल उठी। आज सासाराम में पैसेंजर ट्रेन में आग लगी तो कल राजधानी एक्सप्रेस आग की चपेट में आ गई थी। दोनों ही घटना में गनीमत रही, किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर आए दिन ट्रेन में आग लगने से कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। द बर्निंग ट्रेन की ये तस्वीरें सासाराम से सोमवार की सुबह आई, जब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन की बोगी अचानक आग की लपटों में बदल गई, जिसके बाद स्टेशन पर हड़कंप मच गया। अचानक ट्रेन की बोगी जलने लगी। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन पूरी बोगी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से बोगी में अचानक आग लग गई। वहीं रविवार को मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी एक्सप्रेस के एक कोच में अचानक आग लगी। आग इतनी भीषण थी कि B1 AC कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। तो 2 दिन में 2 ट्रेन में आग लगी। 18 मई को पैसेंजर ट्रेन में आग लगती है, जबकि 1 दिन पहले 17 मई को राजधानी जैसी एक्सप्रेस ट्रेन भी आग की चपेट में आ जाती। जाहिर है, भीषण गर्मी के बीच ट्रेनों में बढ़ती अगलगी की घटनाओं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आपको पूरी खबर समझाते हैं, आखिर ये आग ट्रेन में क्यों लग रही है।
देखिए 2 दिन में 2 ट्रेन में भीषण आग लग गई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो ये 2 दिनों के भीतर की घटना है। आज सासाराम में पैसेंजर ट्रेन की बोगी जो है अचानक जल उठी, जिसमें आग लग गई और पूरी बोगी जल गई। और कल राजधानी एक्सप्रेस की एसी बोगी में भी आग लग गई थी। रेलवे सेफ्टी पर अब एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। इन घटनाओं ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि ट्रेन में अगलगी पर सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। शॉर्ट सर्किट की घटनाओं से सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ की जांच रेगुलर क्यों नहीं होती है? चलती ट्रेन में धूम्रपान करने वालों पर नजर क्यों नहीं? ट्रेन में ऑपरेशनल चुनौतियां अब भी गंभीर बनी हुई हैं, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और इसी के